उस रात मुंबई की बारिश सिर्फ पानी नहीं, एक अनजाना खौफ बरसा रही थी। दक्षिण मुंबई की उस वीरान और जर्जर बिल्डिंग के 3 मंजिल नीचे बना सेफ हाउस किसी अभेद्य किले जैसा था। कमरे के चारों तरफ नीले रंग के हाईटेक स्क्रीन्स, नाइट विजन कैमरे और लेजर सेंसर लगे थे, जो किसी भी सुरक्षा चूक को सेकंड के 100वें हिस्से में पकड़ने के लिए तैयार थे। बंकर के बीचों बीच रखे दर्जनों सर्वर्स की धीमी गुनगुनाहट सन्नाटे को और भी भारी बना रही थी। मेज के पास खड़ी रिया के हाथ कीबोर्ड पर पागलों की तरह चल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, जो अंधेरे में एक पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश बैठा था। तुम पागल हो गए हो अर्जुन, रिया की आवाज टाइटेनियम की दीवारों से टकराकर गूंजी। 500 करोड़ की बाउंटी और साथ में हमारे सबसे गुप्त सेफ हाउस का सटीक डिजिटल एड्रेस। तुमने मौत को न्योता नहीं दिया है, तुमने उसे हमारा रास्ता दिखाया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि डार्क वेब के हर कोने में तुम्हारा चेहरा घूम रहा है? शिकारी तुम्हारी लोकेशन के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। निशा, जो एक कोने में अपनी राइफल्स और टैक्टिकल गियर्स को चेक कर रही थी, उसने अपनी ठंडी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आवाज में एक पुरानी फौजी की कड़वाहट थी। रिया सही कह रही है, एक प्रोफेशनल की नजर से देखूं तो यह बेवकूफी है। हमने इस बंकर के चारों तरफ सेंसर ग्रिड और थर्मल स्कैनर्स बिछाए हैं, पर तुमने खुद ही दरवाजा खोल दिया। अब सिर्फ गुंडे नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे जो सिर्फ खून की भाषा समझते हैं। तभी एक टर्मिनल स्क्रीन पर लाल सिग्नल फ्लैश हुआ। चेतावनी, सुरक्षा घेरा प्रभावित, हलचल डिटेक्टेड। उधर बंकर के मुख्य द्वार के बाहर वाले अंधेरे गलियारे में द स्कॉर्पियंस के 4 एलीट शिकारी अपनी पोजीशन ले चुके थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी हुई सबमशीन गन्स थीं। तभी उनके लीडर राका के कान में लगे डिवाइस से एक कर्कश आवाज आई, राका रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। इतनी आसानी से किसी रईसजादे का एड्रेस मिल जाना मुमकिन नहीं, ये कोई जाल हो सकता है। राका हंसा, उसकी आवाज में लालच भरा था। जाल हो या जहन्नुम, 500 करोड़ का इनाम सामने खड़ा है। अगर आज हमने इसका सिर नहीं काटा तो कल कोई और ले जाएगा। चलो दरवाजा उड़ाओ। शहर की कई दूसरी किलर ऑर्गेनाइजेशन भी इसी कश्मकश में थीं। कुछ को ये सुसाइड मिशन लग रहा था तो कुछ 500 करोड़ के नशे में अंधे हो चुके थे। बंकर के अंदर अलार्म की आवाज तेज हो गई थी। रिया ने स्क्रीन्स को जूम किया। अर्जुन, 4 घुसपैठिए मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। निशा ने तुरंत अपनी राइफल का बोल्ट खींचा। वो आ गए। अर्जुन, तैयार हो? अर्जुन ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसे अचानक भयंकर चक्कर आया। उसके कानों में एक तेज साए साए की आवाज होने लगी। म्यूटेशन फिर से उसके दिमाग पर दबाव बना रहा था। उसकी नाक से खून की एक बूंद टपक कर फर्श पर गिरी। उसने उसे बिना देखे ही पहुंच गया। तभी सेफ हाउस का भारी स्टील गेट एक भयंकर धमाके के साथ अंदर की ओर मुड़ गया। राका और उसके साथी बिजली की रफ्तार से अंदर दाखिल हुए। लेजर लाइट्स पूरे बंकर में नाचने लगी। राका ने अर्जुन को बीच कमरे में निहत्था खड़ा देखकर ठहाका मारकर हंसा। ओए फटीचर, तो तू ही है वो 500 करोड़ की लॉटरी। ससुरे, अपनी हालत तो देख, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और बाउंटी बाउंटी खेल रहा है। चल, शरीफों की तरह घुटनों पर बैठ जा और अपना अंगूठा दे दे। वादा करता हूं तेरी मौत दर्दनाक नहीं होगी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में वो काली नसें अब चेहरे की खाल तक रेंग रही थीं। राका और करीब आया। उसकी गन की नली अर्जुन के माथे पर थी। क्या हुआ? आवाज निकलनी बंद हो गई। तुझे क्या लगा था सड़कों पर भी भीख मांगकर बचेगा और यहाँ बंकर में भी? तू सिर्फ एक चूहा है अर्जुन, जिसकी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। अर्जुन एक साए की तरह घुमा। राका को ट्रिगर दबाने का मौका तक नहीं मिला। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में हड्डी के चटकने की भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन ने उसे उठाकर पास के सर्वर रैक से दे मारा। सर्वर में धमाका हुआ और चिंगारियां पूरे कमरे में फैल गईं। बाकी के 3 शिकारियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां अर्जुन के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। धक्के इतने तगड़े थे कि अर्जुन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन उसके म्यूटेशन ने तुरंत उसकी मांसपेशियों को लोहे जैसा सख्त कर दिया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक अनजानी ताकत का एहसास हुआ। अर्जुन एक खूंखार दरिंदे की तरह उन पर टूटा। उसने कुछ ही मिनटों में उन तीनों की हड्डियों को सूखी तिनकों की तरह तोड़कर उन्हें फर्श पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। पूरे वॉर रूम में बारूद की गंध और गर्म खून की महक भर गई थी। अर्जुन हाफ रहा था। वो फर्श पर बैठा अपनी नाक का खून साफ कर रहा था। उसके घाव रिया और निशा की आंखों के सामने ही भर रहे थे। सब खत्म हो गया? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। निशा ने अपनी गन नीचे की और एक गहरी सांस ली। हाँ, वो खत्म हो गए। कुछ समय पहले जब राका और उसके गुंडे सामने के गेट पर धमाका कर रहे थे और रिया
और निशा का सारा ध्यान उन 4 शिकारियों पर था। ठीक उसी वक्त बंकर के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद एक पुराना वेंटिलेशन शाफ्ट धीरे से खुला। वहां कोई अलार्म नहीं बजा, वहां कोई लेजर सेंसर नहीं था। जब विक्रम रायचंद ने यह बंकर बनवाया था तो उन्होंने एक सीक्रेट पैसेज छोड़ा था, एक ऐसा गुप्त रास्ता जिसका जिक्र सेफ हाउस के नक्शे में भी नहीं था। अंधेरे शाफ्ट से एक साया नीचे उतरा। उसके बूट्स की आवाज फर्श पर नहीं हुई, वो दीवारों से चिपक कर बंकर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। उसने अर्जुन की ताकत देखी, उसने अर्जुन के म्यूटेशन की वो अस्थिरता देखी। वो चुपचाप अंधेरे कोने में रखे सोफे तक पहुंचा और वहां बैठ गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अर्जुन अपना चेहरा साफ करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लाउंज एरिया की तरफ बढ़ा। निशा और रिया भी उसके पीछे थीं। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित हैं। जैसे ही अर्जुन सोफे के पास पहुंचा, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वॉर रूम के अंधेरे कोने में रखे उस आलिशान सोफे पर एक आदमी बड़े आराम से बैठा था। उसने पैर पर पैर रखा हुआ था और अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू लिए बड़े प्यार से एक सेब छील रहा था। बंकर की नीली स्क्रीन्स की हल्की रोशनी उसके चेहरे के साए बना रही थी। निशा की गन तुरंत उस साए की तरफ उठी, पर वो आदमी हिला तक नहीं। उसने सेब का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उनकी तरफ देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। इतनी महंगी जगह, इतना हाईटेक इंतजाम और मेहमान नवाजी में इतनी कमी। अर्जुन साउथ मुंबई की उस अंडरग्राउंड बंकर में अब तक गोलियों की गूंज और इंसानी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। फर्श पर स्कॉर्पियन ग्रुप के 3 एलीट शिकारियों की लाशें पड़ी थीं, जिनका खून कंक्रीट की ठंडी जमीन पर एक लाल नदी की तरह बह रहा था। हवा में गन पाउडर, जले हुए तारों और मौत की एक भारी दम घोटू बदबू फैली हुई थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच बंकर के एक अंधेरे कोने में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस पूरी खौफनाक तस्वीर से बिल्कुल अलग था। बंकर की नीली और ठंडी रोशनी उस अनजान आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा साया बना रही थी। वो आराम से बंकर के सबसे महंगे लेदर सोफे पर बैठा था। उसके होठों पर एक बहुत ही शांत, लगभग चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उसके एक हाथ में सीप छीलने वाला वो छोटा धारदार चाकू था और दूसरे हाथ में एक लाल सेब। सेब का एक लंबा बारीक छिलका कटकर फर्श पर गिर चुका था। उस आदमी के आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि सेब छीलने की वो हल्की सी आवाज भी पूरे बंकर में किसी खतरे की घंटी की तरह गूंज रही थी। इतनी महंगी जगह, इतना हाईटेक इंतजाम और मेहमान नवाजी में इतनी कमी। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। बाहर मची उस भयानक मारकाट के बीच भी वो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी शांत बगीचे में बैठकर सुबह की चाय पी रहा हो। उस कोने से सिर्फ एक ताजे मीठे सेब की महक आ रही थी जो बारूद की बदबू को भी पीछे छोड़ रही थी। निशा, जो अब तक शिकारियों से लड़ने के बाद अपनी उखड़ती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, झटके से पलटी। उसकी उंगली अपनी असॉल्ट राइफल के ट्रिगर पर कस गई। उसकी आंखों में एक पुरानी अनुभवी फौजी वाली सख्ती वापस लौट आई। निशा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यह आदमी अंदर कैसे आया? बंकर के सारे थर्मल सेंसर, सारे मोशन डिटेक्टर ऑन थे, लेजर ग्रिड एक्टिवेटेड थी, फिर भी ये सिस्टम में बिना कोई अलर्ट ट्रिगर किए, बिना एक भी आवाज किए इस सोफे तक कैसे पहुंच गया? निशा ने अपनी जिंदगी में दुनिया के बेहतरीन कमांडो देखे थे, लेकिन इस आदमी की चाल में जो एक अलौकिक खामोशी थी, वो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अपने हाथ ठीक वहीं ऊपर कर लो और उस चाकू को नीचे फेंक दो। निशा की भारी और सख्त आवाज बंकर की स्टील की दीवारों से टकराकर गूंजी। अगर 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो अगली गोली सीधे तुम्हारे दिमाग के बीचों बीच होगी। उस आदमी ने निशा की तरफ अपनी नजरें तक नहीं उठाई। उसने चाकू की नोक से सेब का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसे बड़े आराम से चबाने लगा। उसका हल्का भूरा सूट बिल्कुल साफ था, उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। तुम्हारी ये खिलौना बंदूक मुझ पर काम नहीं करेगी मोहतरमा, उस आदमी ने सेब का टुकड़ा निगलते हुए बिना किसी भाव से कहा। उसने बहुत ही सलीके से चाकू को अपनी कोट की अंदरूनी जेब में रखा और धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो गया। हिमालय में टूटे पैर की वजह से रिया व्हील चेयर पर थी। इस अनजान आदमी को इतनी आसानी से अंदर आते देखकर उसकी सांसें गले में ही अटक गई थीं। उसने घबराहट में पहियों को पकड़कर अपनी व्हील चेयर को थोड़ा पीछे धकेला। फिर उसने तुरंत अपने हाथ मेन कंसोल की तरफ बढ़ाए ताकि देख सके कि क्या इसके साथ और भी हथियारे अंदर घुसे हैं।
लेकिन कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त डर के मारे उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। रिया की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। बंकर के राडार सिस्टम पर सिर्फ एक ही लाल डॉट ब्लिंक कर रहा था। ये आदमी बिल्कुल अकेला अंदर आया था। कोई बैकअप नहीं, कोई फौज नहीं, लेकिन रिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत खुद एक सूट पहनकर उनके सामने खड़ी हो गई है। अर्जुन अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। उसकी गर्दन पर उभरी हुई वो काली नसें अब उसके जबड़े तक चढ़ चुकी थीं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये अनजान मेहमान उन 500 करोड़ के लालच में अंधे होकर आए शिकारियों जैसा बिल्कुल नहीं है। इस आदमी के चारों तरफ एक ऐसा खौफनाक और भारी दबाव था जो किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कौन हो तुम? अर्जुन के गले से एक भारी खुरदुरी आवाज निकली। वो आदमी अर्जुन से कुछ कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी ठंडी भूरी आंखों ने अर्जुन को सिर से पैर तक ऐसे देखा जैसे कोई इंसान किसी पिंजड़े में बंद एक कमजोर जानवर को देख रहा हो। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दया थी जो और भी ज्यादा बेइज्जत करने वाली थी। तुम्हें लगा तुम खास हो? उस आदमी के होठों से एक सर्द फुसफुसाहट निकली। 500 करोड़ की बाउंटी, ये भाड़े की शिकारी, तुम्हें लगा कि तुम एक बादशाह बन गए हो? अर्जुन का खून खौल उठा। उसके अंदर का जेनेटिक म्यूटेशन उसकी नसों में लावा बनकर दौड़ रहा था। जिस अर्जुन ने अभी अभी अपनी ताकत से 3 एलीट कमांडों को बेरहमी से कुचल दिया था, उसका अहंकार इस आदमी की शांत आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि वो अब किसी से भी लड़ सकता है, वो अजय है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, अर्जुन गुर्राया। बिना एक पल गंवाए उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आम इंसानी आंखें उसे देख भी नहीं सकती थीं। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत समेटकर उस आदमी के सीने पर एक जोरदार किक मारने के लिए हवा में छलांग लगाई। लेकिन जो अगला मंजर सामने आया, उसने रिया और निशा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए ना कोई हथियार निकाला, न पीछे की तरफ कोई लंबी छलांग लगाई और ना ही अपने हाथों से वार को ब्लॉक करने की कोशिश की। अर्जुन की जानलेवा किक जैसे ही उसके सीने को छूने वाली थी, ठीक उसी सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने अपना दायां पैर बस आधा इंच पीछे खिसका लिया। वो आधा इंच की दूरी ही अर्जुन का सबसे ताकतवर वार खाली करने के लिए काफी थी। अर्जुन अपनी ही बेकाबू ताकत और रफ्तार के कारण खुद को रोक नहीं पाया। उसका वार हवा में चीरता हुआ निकल गया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इससे पहले कि अर्जुन जमीन पर अपना पैर जमा पाता या पलटकर कोई दूसरा वार कर पाता, उस आदमी ने बहुत ही फुर्ती से लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अर्जुन की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से एक तेज सटीक वार किया। कोई भारी मुक्का नहीं, कोई लात नहीं, सिर्फ एक नर्व पॉइंट पर 2 उंगलियों का सर्जिकल स्ट्राइक। अर्जुन की आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी। उसके शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम 1 सेकंड के लिए जैसे शट डाउन हो गया। उसके पैरों की ताकत एकदम से गायब हो गई और वो एक भारी पत्थर की तरह औंधे मुंह सीधे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरा। फर्श से टकराने की भारी आवाज से पूरा बंकर गूंज उठा। अर्जुन! निशा चीखी और उसने सीधा उस आदमी के चेहरे की तरफ अपनी गन तान ली। मैंने कहा था मोहतरमा, वो खिलौना मुझ पर काम नहीं करेगा, उस आदमी ने निशा की तरफ देखे बिना ही कहा। उसकी आवाज अभी भी उतनी ही सपाट थी। फर्श पर गिरा अर्जुन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं बड़ा उसका मानसिक डिनायल था। यह कैसे हो सकता है? वो म्यूटेंट है, उसने सिस्टम को हैक किया है, वो शिकार नहीं शिकारी है। अर्जुन ने अपने कांपते हाथों से जमीन को खरोचा। उसके दांत एक दूसरे पर इतनी जोर से कस गए थे कि मसूड़ों से खून रिसने लगा था। उसने अपनी कोहनियों का सहारा लेकर उठने की नाकाम कोशिश की। उसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं। ये नामुमकिन है, मैंने खून बहाया है, मैं एक बादशाह हूं, एक मामूली वार मुझे नहीं गिरा सकता। वो खुद से लड़ रहा था। उसका अहंकार उसे जमीन पर पड़े रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। विक्रम रायचंद ने ये बंकर, उस आदमी ने अर्जुन को फर्श पर तड़पते हुए देखकर बहुत ही धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, तुम्हें बचाने के लिए नहीं बनाया था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पिता का नाम इस अजनबी के मुंह से सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये जगह तुम्हारी कब्र के तौर पर डिजाइन की गई थी अर्जुन। बेस सिक्योरिटी सिस्टम, टैक्टिकल सूट के बायोसेंसर से डेटा प्राप्त। सब्जेक्ट अर्जुन की हृदय गति 180 पार, रक्तचाप क्रिटिकल लेवल पर, कोशिकाओं का विनाश शुरू।
अर्जुन के सूट से कनेक्टेड बंकर की स्क्रीन अचानक लाल हो गई और दीवार में लगे स्पीकर से बेस सिस्टम की ये मशीनी आवाज चेतावनी के रूप में गूंजने लगी। उस आदमी के उस छोटे से सटीक वार ने अर्जुन के बेकाबू हो रहे खून के बहाव को एकदम से रोक दिया था, जिसके कारण अर्जुन की काली नसें अब अंदर ही अंदर फटने की कगार पर आ गई थीं। अर्जुन के मुंह से अचानक खून की एक गाढ़ी लगभग काले रंग की उल्टी हुई। गर्म खून कंक्रीट के फर्श पर फैल गया। उसी पल अर्जुन का भ्रम, उसका वो झूठा गुरूर, सब कुछ उस खून के साथ फर्श पर बह गया। वो अंदर से टूट चुका था। उसके अंदर का अहंकार मर चुका था। उसने सोचा था कि खुद पर 500 करोड़ की बाउंटी लगाकर वो ब्लैक लोटस के शिकारियों को अपने बिछाए जाल में फंसा रहा है। वो खुद को इस गेम का मास्टरमाइंड समझ रहा था। उसे लगा था कि पैसा फेंककर वो दुश्मनों को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा। लेकिन इस आदमी की भयानक और खामोश ताकत देखकर उसे समझ आ गया कि उसका वो मास्टर स्ट्रोक तो सिर्फ बच्चों का खेल था। 500 करोड़ की बाउंटी तो एक बहुत ही छोटा भटकावा था। असली दुश्मन किस लेवल पर खेल रहा है, उसके पास कितनी ब्रह्मांडीय ताकत है, इसका अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था। वो कोई भगवान नहीं था, सिर्फ एक फेल हो चुका एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसी मशीन जिसका इंजन उसकी खुद की चेसी को पिघला रहा था। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? अर्जुन ने किसी तरह अपनी उखड़ती सांसों को खींचते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब वो घमंड नहीं था, सिर्फ एक गहरी खौफनाक बेबसी थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपने कोट की जेब में हाथ डाला। बंकर की हवा अचानक और भारी हो गई। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। निशा की उंगली ट्रिगर पर कांपने लगी, लेकिन खौफ के मारे वो ट्रिगर दबा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने पूरे कमरे की हवा से ऑक्सीजन ही खींच ली हो। उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी काले रंग की चिप निकाली। वो चिप दिखने में किसी आम USB ड्राइव जैसी थी, लेकिन उस पर एक अजीब सा लाल रंग का त्रिकोण बना हुआ था। वो त्रिकोण हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा धड़क रही हो। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और एक पल के लिए रुका। वो रुकना, वो खामोशी जानलेवा थी। फिर उसने वो चिप अर्जुन के ठीक सामने फर्श पर छोड़ दी। उस छोटी सी धातु की चिप के कंक्रीट पर गिरने की हल्की सी खनक उस भारी सन्नाटे में गूंजी। अर्जुन की नजरें उस चिप पर टिक गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो उस छोटी सी चीज से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तुम्हारे पास ठीक 72 घंटे हैं, वो आदमी बोला। उसकी आवाज पूरे कमरे में एक श्राप की तरह गूंज रही थी। हिमालय, वो टाइटेनियम वॉच, या तो वो घड़ी हासिल कर लो या अपने ही खून से जलकर राख हो जाओ। अर्जुन ने हांफते हुए उस आदमी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दुश्मन जो उसे एक पल में मार सकता है, वो उसे बचने का रास्ता क्यों दे रहा है। और अगर मैं वो घड़ी ले आया तो? अर्जुन ने बहुत ही मुश्किल से पूछा। उस आदमी ने एक बार फिर उस सीक्रेट एयर शाफ्ट की तरफ देखा जहां से वो अंदर आया था। तो फिर असली खेल शुरू होगा। अचानक वॉर रूम की नीली और लाल लाइट्स एक झटके में बुझ गईं। सिस्टम एरर, मेन फ्रेम ग्लिच, अनधिकृत ओवरराइड। रिया के कंसोल से मशीनी आवाज बुरी तरह से कटी और एक कान फोड़ देने वाली चेतावनी के साथ सभी स्क्रीन्स पर सफेद स्टैटिक छा गया। 1 मिलीसेकंड का पूर्ण अंधकार, एक भयानक जमा देने वाला सन्नाटा। निशा ने घबराहट में अपनी गन का फ्लैशलाइट ऑन किया, और जब अगले ही पल बंकर की इमरजेंसी लाइट्स वापस आईं, वो आदमी वहां नहीं था। कोई कदमों की आवाज नहीं आई थी। शाफ्ट के खुलने या बंद होने की कोई आवाज नहीं आई थी। वो किसी भूत की तरह, किसी परछाई की तरह हवा में गायब हो चुका था। रिया ने पागलों की तरह अपनी कंसोल पे चेक किया। रेडार स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। कोई लाल डॉट नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही सबूत वहां बचा था। सोफे के पास फर्श पर पड़ा सेब का वो लाल छिलका और अर्जुन के ठीक सामने पड़ी वो रहस्यमयी काली चिप। निशा ने अपनी राइफल नीचे की। वो बुरी तरह हाँप रही थी, जैसे वो पिछले 5 मिनट से अपनी सांसें रोके हुए थी। रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो सदमे में अपनी स्क्रीन को घूर रही थी। अर्जुन फर्श पर पड़ा था। उसने अपने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया। एक पल के लिए वो झिझका। उसे पता था कि इस चिप को छूने का मतलब क्या है, लेकिन फिर उसने उस काली चिप को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। निशा उसके पास आई और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन को उठने में मदद की। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी पसलियों में भयानक दर्द था। उसने अपने मुंह से लगा खून अपनी आस्तीन से पहुंचा। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब वो अंधा गुरूर, वो झूठा घमंड नहीं था। उसकी जगह अब एक खौफनाक शांति और एक नई सर्द आग ने ले ली थी। रिया ने स्क्रीन पर चल रहे उस लाल रंग के टाइमर को देखा, जो अब 72 घंटे से नीचे आना शुरू हो गया था। अर्जुन, रिया की आवाज कांप रही थी। बाहर अभी भी मुंबई पुलिस और सिंडिकेट के भाड़े के हत्यारे हैं।
500 करोड़ की बाउंटी ने पूरे शहर को पागल कर दिया है, और हिमालय, वहां जाना अभी मौत के मुंह में सीधा कूदने जैसा है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी में बंद उस काली चिप की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नसों में दौड़ता वो प्रोजेक्ट ईव का खून अब एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। उसने गहरी सांस ली और अपनी काली पड़ चुकी आंखों से सीधे रिया की तरफ देखा। अब ये लड़ाई हिमालय से नहीं। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा गहरा ठहराव था जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मेरे अपने खून से है। क्या अर्जुन 72 घंटे के अंदर उस बर्फीले नरक में वापस जाकर अपनी वो टाइटेनियम वॉच हासिल कर पाएगा? बाहर 500 करोड़ के लालच में खड़े उन खूंखार शिकारियों से वो कैसे बचेगा? और इस काली चिप के अंदर कौन सा खौफनाक सच छिपा है जो इंसानियत के पूरे इतिहास को पलट कर रख देगा? आखिर अब क्या होगा? उस अजनबी के जाने के बाद वॉर रूम में अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था और फर्श पर खून थूकते अर्जुन की भारी सांसें। अर्जुन घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठी में वो रहस्यमयी काली चिप दबी थी। उसकी पसलियों में उठने वाला हर दर्द उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। उसका अहंकार उस अजनबी के सिर्फ 2 उंगलियों वाले वार से चकनाचूर हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में अब कोई घबराहट नहीं थी। वहां एक ऐसी सर्द आग जल रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अर्जुन, लावे से मुझे दो। रिया ने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अर्जुन ने बहुत ही शांति से वो चिप रिया के हाथ में रख दी। रिया ने एक गहरी सांस ली और उस काली चिप को मेन कंसोल के डिक्रिप्शन पोर्ट में डाल दिया। चिप इंसर्ट होते ही एक हल्की इलेक्ट्रॉनिक हमिंग की आवाज गूंजी। सेकंडों के भीतर वॉर रूम की सारी लाल इमरजेंसी स्क्रीन्स एक झटके में गहरी नीली रोशनी में नहा गईं। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। ये कोई साधारण डेटा नहीं है अर्जुन। रिया की आंखें स्क्रीन को देखकर फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर एक 3D होलोग्राफिक मैप खुलकर सामने आ गया। ये मैप हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच बसे उसी अंडरग्राउंड क्लिनिक का था जहां अर्जुन ने वो खौफनाक रात गुजारी थी। लेकिन असली चीज वो मैप नहीं था। मैप के ठीक बगल में एक ब्लूप्रिंट हवा में घूम रहा था, वो टाइटेनियम वॉच। वो घड़ी स्क्रीन पर किसी आम मशीन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो धड़क रही थी। उसके अंदर लाल रंग की बारीक नसें किसी जीवित पर जीवी की तरह सांस लेती हुई महसूस हो रही थीं। उसका डिजाइन इंसानी समझ से परे था। ये घड़ी सिर्फ एक चाबी नहीं है। अर्जुन की नजरें स्क्रीन पर गड़ गईं। ये कोई जिंदा चीज है। लेकिन इससे पहले कि वो इस रहस्य को और गहराई से समझ पाते, बंकर की वो नीली रोशनी अचानक एक खौफनाक लाल रंग में बदल गई। बेस सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट। बाहरी सुरक्षा घेरा टूट चुका है। 12 अज्ञात घुस बैठिए। खतरा जेनेटिक लेवल 2, भारी हथियारों से लैस। निशा ने बिना एक पल गंवाए अपनी असॉल्ट राइफल का सेफ्टी कैच हटाया। 500 करोड़ की बाउंटी। ये आम सड़क छाप गुंडे नहीं है अर्जुन, ये स्कॉर्पियन ग्रुप के लेवल 2 शिकारी हैं। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका शरीर उसे वहीं गिर जाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से हंटर मोड में जा चुका था। अचानक बंकर के वो भारी बुलेट प्रूफ दरवाजे पर लाल रंग की लेजर ग्रिड्स तेजी से ब्लिंक करने लगीं। कवर लो, अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने रिया की व्हीलचेयर को धक्का देकर कंसोल के पीछे कर दिया। अगले ही सेकंड बंकर की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। पूरा वॉर रूम घने अंधेरे में डूब गया और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके ने पूरे बंकर को हिला के रख दिया। वॉर रूम का वो भारी बुलेट प्रूफ स्टील का दरवाजा किसी कागज के टुकड़े की तरह उड़ता हुआ सीधा अंदर की दीवार से जा टकराया। कंक्रीट के टुकड़े और बारूद का धुआं का एक घना गुबार पूरे कमरे में भर गया। उस धुएं और अंधेरे के बीच से थर्मल विजन गॉगल्स पहने हुए भारी भरकम आकृतियां अंदर घुसने लगीं। उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड टैक्टिकल राइफल्स थीं जिन पर लेजर साइट्स लगी थीं। लाल लेजर की किरणें धुएं को चीरती हुई सीधे अर्जुन और उसकी टीम को ढूंढ रही थीं। 500 करोड़ की लाश कहाँ है? धुएं के बीच से एक भारी मशीनी आवाज गूंजी। निशा ने धुएं के बीच चमकती उन लाल लेजर्स की तरफ अंधाधुंध कवर फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से बंकर गूंज उठा। अर्जुन छिपने वालों में से नहीं था। वो अपनी जगह से एक परछाई की तरह उठा। उसके शरीर में भयानक दर्द था, लेकिन उसकी नसों में दौड़ रहा प्रोजेक्ट ईव का म्यूटेशन उसे हर दर्द भूलने पर मजबूर कर रहा था। वो सीधे उन शिकारियों के बीच जा घुसा। अंधेरे में अर्जुन ने पहले शिकारी की राइफल की नली को पकड़ा और उसे इतनी जोर से मोड़ा कि स्टील चटक गया। उसी झटके के साथ अर्जुन ने अपनी कोहनी उस शिकारी के हेलमेट पर दे मारी। हेलमेट के टूटने की आवाज आई और वो शिकारी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ये कोई साफ सुथरी लड़ाई नहीं थी, ये एक ब्रूटल सर्वाइवल था।
दूसरे शिकारी ने पीछे से अर्जुन की गर्दन में एक इलेक्ट्रोशॉक बैटन घुसेड़ दिया। बिजली के एक तेज झटके ने अर्जुन के शरीर को हिला दिया। उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकल गई, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने पलटकर उस शिकारी के घुटने पर एक ऐसी जानलेवा किक मारी कि शिकारी का पैर उल्टी दिशा में मुड़ गया। उसकी भयानक चीख ने बाकी शिकारियों के कदम एक पल के लिए रोक दिए। अर्जुन पूरी तरह हाँफ रहा था। वो समझ चुका था कि अपनी इस टूटी हुई पसलियों और बेकाबू म्यूटेशन के साथ वो 12 एलीट शिकारियों से एक साथ नहीं लड़ सकता। निशा, इमरजेंसी एग्जिट, छत की तरफ भागो। अर्जुन ने गिरे हुए शिकारी की राइफल उठाकर अंधाधुंध कवर फायर देते हुए चिल्लाया। निशा ने तुरंत रिया की व्हीलचेयर को पकड़ा और उसे इमरजेंसी एग्जिट की सीढ़ियों की तरफ धकेला। अर्जुन उनके पीछे पीछे गोलियां चलाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो भागते हुए वॉर रूम की छत के दरवाजे तक पहुंचे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे का वो भारी दरवाजा खोला। बाहर मुंबई में एक भयानक तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और बिजलियां कड़क रही थीं। तेज हवाएं और बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरों से टकराईं। छत पर पहुंचते ही उनका दिल एक पल के लिए बैठ गया। सामने कोई रास्ता नहीं था। नीचे से शिकारी सीढ़ियां चढ़ रहे थे और ऊपर सिर्फ खुला आसमान था। वो बुरी तरह फंस चुके थे। लेकिन तभी उस तूफानी बारिश के बीच बादलों का सीना चीरती हुई एक भारी गरगराहट सुनाई दी। एक विशाल काले रंग का मिलिट्री ग्रेड चॉपर तेज हवाओं के बीच ठीक उनके ऊपर मंडराने लगा। चॉपर की एक तेज स्पॉटलाइट ने सीधे अर्जुन के खून से सने चेहरे को रोशन कर दिया। चॉपर का साइड दरवाजा खुला। अंदर खन्ना जी खड़े थे। छोटे सरकार, जल्दी आइए। खन्ना जी ने तूफानी हवाओं के बीच चिल्लाते हुए एक रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी। सारा के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पूरी पहुंच लगाकर ये एक्सट्रैक्शन हैक किया था। निशा और रिया की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई थी। वो बच गए थे। रिया को ऊपर भेजो जल्दी। अर्जुन सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ मुड़ गया ताकि ऊपर आ रहे शिकारियों को रोक सके। निशा ने किसी तरह रिया को व्हीलचेयर से उठाकर उस रस्सी की सीढ़ी के पास किया। खन्ना जी ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया। रिया हांफते हुए चॉपर के फर्श पर जा गिरी। निशा ने भी तेजी से सीढ़ी चढ़ी और अपनी राइफल थामे हुए चॉपर के अंदर से पोजीशन ले ली ताकि अर्जुन को कवर कर सके। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किस्मत 500 करोड़ की इस बाउंटी को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। अर्जुन की नजर सामने वाली एक ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो आकार में बहुत विशाल था और उसके कंधे पर एक भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल टिकी हुई थी। लेवल 3 कमांडर। अर्जुन के मुंह से बेसाख्ता निकला। उस कमांडर ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली की वो आवाज इतनी भयानक थी कि बादलों की गड़गड़ाहट भी उसके सामने फीकी पड़ गई। वो गोली अर्जुन की तरफ नहीं चली थी। उस लेवल 3 शिकारी ने सीधे चॉपर के पिछले हिस्से टेल रोटर को अपना निशाना बनाया था। धातु के टकराने और टूटने की एक भयानक आवाज गूंजी। हवा में चिंगारियों का एक बड़ा सा फव्वारा छूटा। चॉपर का पिछला रोटर चकनाचूर होकर हवा में उड़ गया। नहीं! खन्ना जी चीखे। टेल रोटर टूटते ही चॉपर का संतुलन बिगड़ गया। वो भारी मशीन हवा में पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी। पायलट ने अपनी पूरी जान लगाकर कंट्रोल्स को खींचा और चॉपर को किसी तरह छत के किनारे पर स्थिर कर लिया। लेकिन चॉपर अब खतरनाक तरीके से डगमगा रहा था। लिफ्ट कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, पायलट ने हेडसेट पर चिल्लाकर कहा। हम ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, ये बस 2 लोगों के साथ उड़ सकता है। चॉपर के भारी ब्लेड्स अब छत से महज कुछ ही फीट की ऊंचाई पर खौफनाक आवाज करते हुए घूम रहे थे। अर्जुन सीढ़ियों के दरवाजे से पीछे हटा। चॉपर का एक ब्लेड इतनी तेजी से उसके चेहरे के पास से गुजरा कि हवा के दबाव से उसका चेहरा कटने से बाल बाल बचा। बारिश का पानी अब अर्जुन के चेहरे से बह रहे खून के साथ मिलकर नीचे गिर रहा था। अर्जुन जल्दी चढ़ो, रिया ने चॉपर के अंदर से अपना हाथ बढ़ाते हुए रोते हुए चिल्लाया। अर्जुन ने उस डगमगाते चॉपर को देखा। सीढ़ियों का दरवाजा टूट चुका था और बाकी के 9 एलीट शिकारी छत पर आ चुके थे। सामने वाली बिल्डिंग से वो लेवल 3 कमांडर भी अब उनकी तरफ देख रहा था। अगर अर्जुन अभी चॉपर में चढ़ा तो वो भारी मशीन अपना संतुलन खो देगी और वो सब यहीं छत पर आग की गोली में तब्दील हो जाएंगे। क्या पागलपन है ये, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, रिया चीखी। उसने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने बहुत ही शांति से, एक अजीब सी खामोशी से अर्जुन का हाथ झटक दिया। हिमालय पहुंचो रिया। अर्जुन की आवाज में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक बादशाह वाला हुक्म था। बारिश और चॉपर के शोर के बीच भी उसके शब्द एकदम साफ थे। रिया, पीछे मत देखना। खन्ना जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक भारी मन से चॉपर का दरवाजा बंद कर दिया।
वो डैमेज चॉपर उस तूफानी बारिश के अंधेरे में डगमगाता हुआ आसमान में गायब हो गया। अब उस विशाल छत पर अर्जुन बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ 9 एलीट शिकारी उसे घेर चुके थे। सामने वाली बिल्डिंग से वो लेवल 3 कमांडर भी अब छलांग लगाकर उसी छत पर आ चुका था। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। क्या इमोशनल सीन था। लेवल 3 कमांडर अपनी भारी स्नाइपर को नीचे रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। पर तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार गई रायचंद। 500 करोड़ की इस लाश को अब यहां से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन का सिर नीचे झुका हुआ था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके बालों से होकर उसके चेहरे के खून को धो रही थीं। उसका शरीर अब दर्द से कांपना बंद हो चुका था। अचानक अर्जुन के कानों में एक भयानक झंझनाहट हुई। ये वॉर रूम के सिस्टम की आवाज नहीं थी और ना ही कोई मशीनी अलर्ट। ये उसके खुद के खून का उबाल था। उसके अंदर मौजूद प्रोजेक्ट ईव का अधूरा म्यूटेशन अब सर्वाइवल की हर लिमिट को तोड़ रहा था। शरीर ने जान बचाने के लिए अपने अंदर के दानव को आजाद कर दिया था। अर्जुन के शरीर पर उभरी हुई वो काली नसें अचानक एक खौफनाक नीली रोशनी से चमकने लगीं। ये कोई जादू नहीं बल्कि जेनेटिक इवोल्यूशन का एक्सट्रीम रिएक्शन था। वो चमक उसके टैक्टिकल सूट के अंदर से भी साफ दिखाई दे रही थी। शिकारियों की हंसी अचानक रुक गई। उन्हें महसूस होने लगा कि हवा का दबाव एकदम से बदल गया है। वो बारिश की बूंदें जो अर्जुन के शरीर पर गिर रही थीं, वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ रही थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें जो कुछ देर पहले दर्द और बेबसी से भरी थीं, अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसकी आंखों में अब कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ एक ठंडी बेजान और खौफनाक नीली चमक थी। वो एक इंसान की आंखें नहीं थी। वो एक ऐसे ब्रह्मांडीय दानव की आंखें थीं जिसे अभी अभी नींद से जगाया गया था। 500 करोड़ चाहिए थे ना? अर्जुन की आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, जैसे उसके साथ कोई और भी बोल रहा हो। उसने अपनी गर्दन चटकाई। अब कीमत जान से देनी पड़ेगी। वॉर रूम की उस तूफानी छत पर अब जो होने वाला था वो शिकारियों का हमला नहीं बल्कि एक खौफनाक नरसंहार होने वाला था। पैसों के लालच में अंधे हुए इन शिकारियों को अंदाजा भी नहीं था कि इन्होंने किस दानव को आजाद कर दिया है। क्या अर्जुन इन शिकारियों के बीच से जिंदा बच पाएगा? क्या रिया और निशा उस डैमेज चॉपर में सुरक्षित हिमालय पहुंच पाएंगी? आखिर अब क्या होगा? आज रात शिकार नहीं, शिकारी मरेंगे। अर्जुन की उस दोहरी खौफनाक आवाज ने वॉर रूम की छत पर गिर रही तूफानी बारिश की गड़गड़ाहट को भी खामोश कर दिया था। लेवल 3 कमांडर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आंखें एक माहिर शिकारी की तरह अर्जुन को आंक रही थीं। उसने अपनी भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर का बैरल अर्जुन की तरफ घुमाया। इसे भून डालो। कमांडर का हुक्म बिल्कुल शांत और क्रूर था। 8 एलीट शिकारियों ने अपनी असॉल्ट राइफल्स के ट्रिगर एक साथ दबा दिए। गोलियों की आग ने मुंबई की उस अंधेरी छत को रोशन कर दिया। कंक्रीट के टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन धुआं छटने के बाद वहां कोई लाश नहीं थी। अर्जुन गायब था। ये देखकर शिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी टैक्टिकल गॉगल्स उस रफ्तार को स्कैन ही नहीं कर पा रही थीं। तभी सबसे पीछे खड़े शिकारी के कानों में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजी। एक हाथ ने पीछे से उस शिकारी के सीने के टैक्टिकल आर्मर को किसी कागज की तरह फाड़ दिया। हड्डियों के चकनाचूर होने की एक खौफनाक आवाज आई। अर्जुन ने अपना हाथ बाहर निकाला और वो शिकारी एक बेजान कठपुतली की तरह फर्श पर गिर पड़ा। बाकी 7 शिकारी झटके से पीछे मुड़े। अर्जुन उनके बीच खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जीत का सुकून नहीं था। उसकी गर्दन की वो नीली नसें इतनी भयानक रूप से फड़क रही थीं जैसे किसी भी पल फट जाएंगी। ये ताकत हर वार के साथ मेरी जान खींच रही है। अर्जुन के दिमाग में दर्द की एक भयंकर लहर दौड़ी। उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नहीं झेल पा रहा था। अचानक उसका बायां पैर सुंड पड़ गया। वो लड़खड़ाकर एक घुटने के बल कंक्रीट पर गिर पड़ा। कमांडर की तेज निगाहों ने अर्जुन की इस कमजोरी को तुरंत पकड़ लिया। ये ताकत नहीं, ये इसकी मौत है। इसका शरीर टूट रहा है। कमांडर ने चिल्लाते हुए अपनी गन रीलोड की। इसे एंगेज रखो, इसे संभलने का मौका मत दो। 3 शिकारी अपनी इलेक्ट्रोशॉक नाइफ लेकर अर्जुन पर झपटे। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से काले खून की एक उल्टी हुई। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया। अगर अभी गिरा तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा।
तभी एक शिकारी का इलेक्ट्रोशॉक चाकू सीधे अर्जुन के कंधे में घुस गया। बिजली का एक तेज और जानलेवा झटका उसके शरीर में दौड़ा। अर्जुन के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। अगर रुका तो ये मार देंगे, अगर लड़ा तो ये ताकत मुझे राख कर देगी। लेकिन दर्द ने अर्जुन को कमजोर नहीं किया। दर्द ने उसके अंदर के उस नीले दानव की भूख को और बढ़ा दिया। अर्जुन ने उस चाकू वाले हाथ को पकड़ा और एक ही झटके में कलाई को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। शिकारी की चीख आसमान फाड़ रही थी। अर्जुन ने उसी का चाकू निकालकर उसके सीने में गाड़ दिया। अर्जुन के हाथ से टपकता हुआ खून जैसे ही उसकी नीली चमकती स्किन से टकराता, वो लाल भाप बनकर हवा में उड़ जाता। अब वो खड़ा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो एक खौफनाक परछाई की तरह बाकी शिकारियों पर टूट पड़ा। एक शिकारी को समझ आ गया था कि पास जाना मौत है। उसने घबराकर पीछे कदम लिए और अपनी टैक्टिकल बेल्ट से एक भारी फ्रैग ग्रेनेड निकालकर उसकी पिन खींच दी। मर जा शैतान! शिकारी ने चिल्लाकर ग्रेनेड अर्जुन की तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि ग्रेनेड उसके हाथ से छूटता, अर्जुन एक झटके में उसके सामने था। अर्जुन ने ग्रेनेड वाले उस हाथ को पकड़कर उसी शिकारी के सीने पर दबा दिया। एक खौफनाक धमाका हुआ। आग और ग्रेनेड के टुकड़े उड़े। शिकारी का आर्मर और सीना चिथड़ों में बदल गया। अर्जुन उस आग के बीच से बाहर निकला। उसके कपड़े जल चुके थे। म्यूटेशन ने धमाके के इम्पैक्ट को सोख तो लिया था, लेकिन अर्जुन का दायां हाथ एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। वो जीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट भी रहा था। उसकी नीली नसें अब खतरनाक हद तक चमक रही थीं। 30 सेकंड के अंदर छत पर 7 एलीट शिकारी अपनी ही खून की नदी में तैर रहे थे। मुंबई स्काईलाइन। तूफानी आसमान में वो डैमेज चॉपर डगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। निशा चॉपर के खुले दरवाजे से नीचे उस छत की तरफ देख रही थी। उसके हाथों में पकड़ी राइफल कांप रही थी। एक निडर एक्स फौजी होने के बावजूद उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। हमने उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा। निशा की आवाज तूफानी हवाओं के बीच भी कांपती हुई सुनाई दी। हमने उन शिकारियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। रिया अपनी व्हीलचेयर से खिसककर चॉपर के फर्श पर बैठी थी। वो ताकत नहीं निशा, वो एक टाइम बॉम्ब है। अगर 72 घंटे के अंदर उसे वो टाइटेनियम वॉच नहीं मिली तो वो नीली ऊर्जा उसकी हर एक नस को फाड़ कर रख देगी। वो ताकत उसे अंदर से जला ही है। अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम। मुंबई के एक अंडरग्राउंड बेस में दर्जनों स्क्रीन्स नीली रोशनी फेंक रही थीं। अचानक एक ऑपरेटर के पसीने छूट गए। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल अलर्ट ब्लिंक करने लगे। सिस्टम अलर्ट, बायोसिग्नल फ्लैटलाइन, यूनिट 4 डाउन। सिस्टम अलर्ट, बायोसिग्नल फ्लैटलाइन, यूनिट 7 डाउन। कमांडर, ऑपरेटर अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। वॉर रूम की छत पर हमारी एलीट टीम के सिग्नल्स वो गिर रहे हैं। कंट्रोल रूम का हेड सीधा मेन स्क्रीन के पास आया। स्क्रीन पर ब्लिंक करते वो लाल डॉट्स एक एक करके 0 पर आकर फ्लैटलाइन हो रहे थे। पूरे कंट्रोल रूम में एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। सर, रडार पर एक अनजानी एनर्जी स्पाइक डिटेक्ट हुई है। ये इंसान का सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये अनस्टेबल है। ये खुद को खत्म कर रहा है। सिंडिकेट बॉस ने स्क्रीन पर ब्लिंक करते उस एक अकेले नीले डॉट को देखा। सारे शहर की यूनिट्स को वापस बुलाओ। बॉस की आवाज में एक छिपा हुआ खौफ था। हम एक इंसान का शिकार करने गए थे, लेकिन छत पर अब इंसान नहीं बचा है। वॉर रूम की छत। छत पर अब सिर्फ सन्नाटा था और बारिश की आवाज। अर्जुन उन 8 लाशों के बीच खड़ा था। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसकी आंखों की नीली चमक बार बार झपक रही थी। वो मुश्किल से खड़ा था। लेवल 3 कमांडर अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने अपनी भारी स्नाइपर का बैरल अर्जुन पर तान दिया। तुम लड़ नहीं रहे हो रायचंद। कमांडर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम बस मरने की कोशिश कर रहे हो। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। कमांडर ने ट्रिगर दबा दिया था। गोली अर्जुन के बाएं कंधे के ठीक नीचे सीने को चीरती हुई अंदर घुस गई। गोली के भयानक मोमेंटम ने अर्जुन को हवा में उछाला। वो कई फीट दूर कंक्रीट पर जा गिरा। कमांडर धीरे धीरे अपनी गन को नीचे करते हुए अर्जुन की तरफ बढ़ा। तुम्हारा म्यूटेशन प्योर है, पर तुम अंदर से खोखले हो चुके हो। कमांडर ने अपनी स्नाइपर का बैरल अर्जुन के माथे पर टिका दिया। तुम बस एक अनकंट्रोल्ड बीस्ट हो। 500 करोड़ अब मेरे हुए। लेकिन इससे पहले कि कमांडर ट्रिगर दबा पाता, अर्जुन ने अपना दायां हाथ उठाया और उस भारी स्नाइपर की नली को अपने हाथों से पकड़ लिया। कमांडर की आंखें पहली बार खौफ से भर गईं।
अर्जुन के सीने का वो भयानक घाव, जहां से अभी खून का फव्वारा बहना चाहिए था, वहां खौफनाक नीली नसें किसी मकड़ी के जाले की तरह लिपट चुकी थीं। वो नीली ऊर्जा गोली के धातु को बाहर धकेल रही थी। हड्डियां आपस में जुड़ रही थीं और घाव सेकंडों में भर रहा था। लेकिन इस हीलिंग की कीमत अर्जुन का पूरा शरीर चुका रहा था। उसकी नसें फटने को तैयार थीं। तुम क्या हो? कमांडर ने कांपती आवाज में कहा। उसका गुरूर अब खौफ में बदल चुका था। शिकारी मरते कैसे हैं, आज तू खुद देखेगा। अर्जुन की सर्द आवाज गूंजी। अर्जुन ने एक झटके से उस एंटी मटीरियल स्नाइपर की भारी नली को बीच से मोड़ दिया। धातु के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने कमांडर की गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। लेवल 3 का वो मास्टरमाइंड अब एक बेबस खिलौने की तरह तड़प रहा था। मेरा बिल कैश में चुकाना। अर्जुन की आंखों की वो नीली रोशनी कमांडर की रूह तक को कंपा रही थी। हड्डियों के टूटने की एक भयानक और क्रंची आवाज आई और कमांडर का सिर एक झटके से पीछे की तरफ लुढ़क गया। अर्जुन ने उस बेजान लाश को छत के किनारे से नीचे फेंक दिया। छत पर अब कोई जिंदा नहीं बचा था। तभी दुनिया अचानक खामोश हो गई। तूफानी बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज अर्जुन के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सब कुछ शांत हो गया था। उसकी नजरों के सामने धुंधलका छाने लगा। दिल की धड़कन जो कुछ सेकंड पहले हथौड़े की तरह चल रही थी, वो अब धीमी, बहुत धीमी हो गई। ताकत का वो गॉड कॉम्प्लेक्स एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। नीली चमक झटके से बुझ गई और अर्जुन एक कटी हुई लाश की तरह सीधा कंक्रीट पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि ये नीला दानव कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। जब तक वो टाइटेनियम वॉच उसे नहीं मिलती, ये ऊर्जा उसे हर सेकंड अंदर से खाती रहेगी। नीचे सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे थे। ब्लैक लोटस के शिकारी भी बिना कोई आवाज किए परछाइयों की तरह वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटा। उसने जमीन को खरोचते हुए खुद को खड़ा किया और सीढ़ियों के दूसरे रास्ते से नीचे अंधेरी गलियों की तरफ उतर गया। कुछ देर बाद मुंबई की एक सुनसान और अंधेरी गली में एक स्पोर्ट्स बाइक के लॉक टूटने की आवाज आई। अर्जुन ने बाइक के तारों को खींचकर आपस में जोड़ा। इंजन की एक खूंखार दहाड़ गूंज उठी। उसने बाइक का थ्रॉटल घुमाया और वो स्पोर्ट्स बाइक बारिश के अंधेरे में एक परछाई की तरह गायब हो गई। घड़ी में अब ठीक 71 घंटे बचे थे। अर्जुन ने एक बार अपने कांपते खून से सने हाथों को देखा। अगर ये 71 घंटे खत्म हुए तो ये ताकत मुझे राख कर देगी। मैं नहीं बचूंगा। आज रात दुनिया को यह समझ आ गया था कि शिकारी पैदा हो चुका है, लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके खुद के खून से थी। क्या अर्जुन हिमालय पहुंचने से पहले अपने ही शरीर की आग में जलकर राख हो जाएगा? क्या वो टाइटेनियम वॉच उसे बचा पाएगी या इस शैतानी ताकत की कीमत उसकी जान ले लेगी? आखिर अब क्या होगा? नजरों के सामने हाईवे की सफेद पट्टियां अचानक 2 हिस्सों में बंट गईं। अर्जुन के कांपते हाथों से स्पोर्ट्स बाइक का क्लच लगभग फिसल ही गया था। भारी रफ्तार पर बाइक बुरी तरह लहराई। सीने के अंदर उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुका और फिर इतनी जोर से सीने पर टकराया जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। म्यूटेशन का आफ्टर शॉक। उसकी नाक से काले जले हुए खून की एक मोटी धार निकली और हवा को चीरती हुई बाइक के फ्यूल टैंक पर जा गिरी। अर्जुन की सांसें उखड़ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की एक एक हड्डी को कोई अंदर से आरी से काट रहा हो। ये ताकत मेरी है या मैं इसका गुलाम बन चुका हूं? दिमाग के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट थी। उसे वॉर रूम की छत पर मरे उन 8 शिकारियों के चेहरे फ्लैश हो रहे थे। उनका खून, टूटी हड्डियां और वो नीली रोशनी जो उसे अंदर से जिंदा छपा रही थी। उसने अपने सुन्न पड़ चुके दाएं हाथ से हैंडल को पूरी ताकत से ग्रिप किया। हाईवे की गीली सड़क पर टायरों के घिसटने की तीखी बदबू उठी। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को समेटकर बाइक को सीधा किया। मुंबई शहर की चमचमाती रोशनियां अब रियर व्यू मिरर में बहुत पीछे धुंधली पड़ चुकी थीं। अर्जुन भाग नहीं रहा था, वो बस उस मौत की तरफ बढ़ रहा था जो हिमालय के उस अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। लोकेशन: अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम, ब्लैक लोटस। मुंबई के नीचे बने उस हाईटेक कंट्रोल रूम में शमशान जैसा सन्नाटा था। बड़ी स्क्रीन्स पर वॉर रूम की छत का लाइव फुटेज चल रहा था। कंक्रीट पर बिखरा खून और टूटी हुई स्नाइपर राइफल। कंट्रोल रूम का हेड स्क्रीन के सामने हाथ बांधे खड़ा था।
उसकी आंखों में कोई गुस्सा या दहशत नहीं थी। वो लाशों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी फेल हुए साइंस प्रोजेक्ट को देख रहा हो। स्कॉर्पियन ग्रुप के लीडर ने अपनी टीम को वापस खींच लिया है, एक ऑपरेटर ने स्क्रीन से बिना नजरें हटाए कहा। स्कॉर्पियन एक लोकल बीमारी थी, उन्होंने अपना काम कर दिया। हेड की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और सपाट थी। उन्होंने उस लड़के का बायो सिग्नेचर हमारे लिए खोल दिया है। सर, हमारी स्ट्राइक टीम रेडी है, क्या हमें उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए? हेड के होठों पर एक बहुत ही बारीक खौफनाक मुस्कान तैर गई। वो अब कोई इंसान या म्यूटेंट नहीं है, वो एक एवोल्यूशनरी एरर है। हेड ने स्क्रीन पर अर्जुन के अस्थिर बायोरडार को घूरते हुए कहा। और सिस्टम के एरर्स को फिक्स नहीं किया जाता, उन्हें आइसोलेट किया जाता है। उसे हंट मत करो। हेड पलटा। प्रिडिक्टिव रूट एआई ऑन करो, हाईवे के हर सीसीटीवी, टोल प्लाजा और ट्रैफिक फीड को सिंक करो। उसकी बाइक का फ्यूल पैटर्न और हार्ट बीट का एस्टिमेट निकालो। वो घायल है, उसका शरीर टूट रहा है, वो कहीं ना कहीं गिरेगा। हम बस उसके गिरने की जगह तय करेंगे। लोकेशन हिडन सेफ हाउस आउटस्कर्ट्स। धूल से सने उस अंडरग्राउंड बंकर में सिर्फ लैपटॉप्स की नीली रोशनी थी। रिया अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। वो अर्जुन के शरीर के लगातार गिरते बायो सिग्नेचर को देख रही थी। निशा कमरे के दूसरे छोर पर लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो अचानक रुकी और उसने अपनी असॉल्ट राइफल टेबल पर पटक दी। हम उसे वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आए हैं। निशा की आवाज में फ्रस्ट्रेशन और बेबसी दोनों थी। अगर ब्लैक लोटस ने उसे रास्ते में घेर लिया, वो उस हालत में नहीं है कि एक और टीम से लड़ सके। रिया ने स्क्रीन से नजरें नहीं हटाईं। उसका गला रुंधा हुआ था। वो लड़ तो लेगा निशा, लेकिन उसका अपना शरीर ही उसे मार डालेगा। रिया की आवाज काम गई। हम उसे बचा नहीं रहे हैं, हम बस उसकी मौत को कुछ घंटों के लिए आगे खिसका रहे हैं। कमरे में एक भारी दमघोटू सन्नाटा छा गया। दोनों जानती थीं कि अर्जुन जिस रास्ते पर है, वहां से वापसी नामुमकिन थी। लोकेशन नेशनल हाईवे 48, द इनविजिबल ट्रैप। हाईवे का सीधा और डार्क रास्ता। अर्जुन की बाइक भारी स्पीड पर थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्द हवाएं अभी भी स्किन को फाड़ रही थीं। तभी अर्जुन के म्यूटेटेड रिफ्लेक्स ने कुछ नोटिस किया। पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक बिना हेडलाइट वाली काली एसयूवी लगातार उसी स्पीड पर चल रही थी। वो पास नहीं आ रही थी, ना ही ओवरटेक कर रही थी। और अचानक सामने की लेन में चल रहा एक भारी ट्रक बिना किसी कारण के धीमा हो गया, जैसे वो अर्जुन को बाईं तरफ की लेन में धकेलना चाहता हो। ये रैंडम ट्रैफिक नहीं था। अर्जुन का दिमाग तेजी से घूमा। ये लोग मुझे मार नहीं रहे, ये मुझे ड्राइव कर रहे हैं, ये मुझे किसी खास रास्ते पर धकेल रहे हैं। इंटेलिजेंस का ये क्लैश अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक म्यूटेशन का सबसे खौफनाक अटैक अर्जुन के शरीर पर हुआ। उसकी पसलियों के बीच ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगीं। दर्द इतना भयानक था कि अर्जुन के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। काली और नीली नसें उसके गले तक उभर आईं। विजन पूरी तरह ब्लर हो गया। हाईवे की सड़क और अंधेरा आपस में घुलने लगे। अगर अभी नहीं रुका तो शरीर यहीं फट जाएगा। हाथों की ग्रिप पूरी तरह छूट गई। बाइक बुरी तरह लहराई। रबड़ के फिसटने की भयानक बदबू हवा में फैल गई। अर्जुन ने अपने भारी टैक्टिकल बूट्स सड़क पर रगड़े ताकि बाइक को बैलेंस कर सके। किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसने बाइक को हाईवे से नीचे एक कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दिया। पीछे आ रही वो काली एसयूवी हाईवे पर ही रुक गई। वो अपना काम कर चुकी थी। उसने अर्जुन को थकाकर उसी पॉइंट पर धकेल दिया था जहां ब्लैक लोटस का एआई चाहता था। कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना आधा सुनसान ढाबा खुला था। पीले नियॉन साइन बोर्ड की रोशनी अंधेरे को काट रही थी। अर्जुन ने इंजन बंद किया और लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। वो एक कोने की पुरानी लकड़ी की टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा थोड़ा झुका लिया। ढाबे का मालिक, एक थका हुआ आदमी, चाय का कांच वाला गिलास लेकर उसकी टेबल पर आया। उसने अर्जुन के खून से सने और खरोचों से भरे चेहरे को देखा। घर जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? ढाबे वाले ने कैजुअल तरीके से पूछा। वो एक बहुत ही मामूली सा सवाल था, लेकिन अर्जुन के अंदर उस सवाल ने एक खंजर की तरह वार किया। घर? एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए अर्जुन के दिमाग में एक तस्वीर फ्लैश हुई। एक नॉर्मल जिंदगी, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई म्यूटेशन नहीं। क्या हो अगर मैं यहीं रुक जाऊं, ये सब छोड़ दूं? लेकिन अगले ही पल उसकी नसों में दौड़ते उस नीले जहर ने उस ख्याल को राख कर दिया। 5 साल पहले की वो रात जब उसने खुद अपनी 500 करोड़ की सल्तनत को लात मारी थी, वो आलीशान दुनिया और वो खून से सना ताज। उसने घर नहीं छोड़ा था, उसने एक साम्राज्य छोड़ा था।
दुनिया ने उसे कभी नॉर्मल रहने का ऑप्शन दिया ही कहाँ था। पीछे कुछ बचा नहीं है। अर्जुन की ठंडी सपाट आवाज ढाबे के सन्नाटे में गूंजी। ढाबे वाले ने हल्का सा सिर हिलाया और पलट गया। अर्जुन ने चाय का गिलास उठाया। उसकी सुन्न हथेलियों को कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। वो जानता था कि वो अब एक इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार था। कुछ देर बाद हाईवे से कई किलोमीटर दूर एक पुरानी और जर्जर मील के पत्थर के पास अर्जुन की बाइक आकर रुकी। ये खन्ना जी के नेटवर्क का एक डेड ड्रॉप पॉइंट था। वहां से उसे हिमालय का वो खुफिया रूट मिल चुका था। सड़क ने अचानक एक घुमाव लिया और जमीन ऊपर की तरफ उठने लगी। हवा का तापमान तेजी से गिर गया। सामने कंक्रीट और काले पत्थरों से बना एक बहुत पुराना डार्क टनल था, लेकिन यह कोई आम टनल नहीं था। टनल के बहुत अंदर कहीं गहराई में एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उस अंधेरे के करीब अपनी बाइक रोकी, उसके खून में एक अजीब सा उबाल आ गया। शरीर का तापमान अचानक खतरनाक हद तक बढ़ गया। उसकी काली पड़ चुकी नसें किसी खौफनाक अलार्म की तरह फड़कने लगीं। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये एक जेनेटिक चेतावनी थी। ये ऊर्जा अलग है। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। ये मेरी म्यूटेशन जैसी नहीं है। ये जगह मुझे रिजेक्ट कर रही है या फिर खुद में निगलना चाहती है। टनल के अंदर से आती वो ठंडी हवा सीधे उसके डीएनए से टकरा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस अंधेरे के अंदर कुछ बहुत ही गलत है, जो इस इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अंदर जो भी है, अर्जुन ने धीरे से खुद से कहा, वो इस दुनिया का तो नहीं है। तभी उसके खून से सने और दर्द से फटे हुए होंठों पर एक खौफनाक डोमिनेटिंग मुस्कान तैर गई। खतरा जितना बड़ा था, उसके अंदर के उस नीले दानव की भूख उतनी ही बढ़ रही थी। उसने बाइक का गियर डाला। इंजन की एक भारी दहाड़ गूंजी और वो उस नीली रोशनी वाले मौत के टनल के अंदर समा गया। अब वो एक शिकार से प्रेडेटर बन चुका था, लेकिन क्या उसका टूटता हुआ शरीर इस टनल के पार तक उसका साथ दे पाएगा? आखिर अब क्या होगा? सर्द हवाओं और तूफानी बारिश का शोर एक झटके में पीछे छूट गया। जैसे ही अर्जुन की भारी स्पोर्ट्स बाइक ने उस विशाल टनल के अंदर प्रवेश किया, बाहर की दुनिया हमेशा के लिए कट गई। हवा का दबाव अचानक इतनी तेजी से बदला कि अर्जुन के फेफड़ों को हर सांस खींचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। काले पत्थरों को पिघलाकर बनाई गई उन चिकनी दीवारों के बीच बाइक की पीली रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने अर्जुन के खून को एक पल के लिए बर्फ कर दिया। हड्डियां। रास्ते के दोनों किनारों पर अनगिनत कंकाल पड़े थे। विशाल बर्फीले भालू, खूंखार तेंदुए और कुछ इंसानों के ढांचे। उनके शरीर पर किसी हथियार का निशान नहीं था। वो सब टनल के मुहाने की तरफ मुंह किए हुए गिरे पड़े थे, जैसे वो इस जगह के अंदर तो आए, लेकिन यहां के उस दम घोटू दबाव से घबराकर बाहर भागने लगे और भागते भागते यहीं ढेर हो गए। डर था, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी कशिश भी थी। अर्जुन के शरीर ने रिएक्ट किया। उसकी गर्दन और हाथों पर उभरी वो काली नसें अचानक तेजी से फड़कने लगीं। दर्द बढ़ता जा रहा था। ये जगह, अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। इस दुनिया की तो नहीं है। टनल की दीवारों पर बाइक की हेडलाइट से जो परछाइयां बन रही थीं, वो परछाइयां रोशनी की उल्टी दिशा में खिंच रही थीं। जमीन के उस धातु वाले फर्श के अंदर से एक बहुत ही गहरा वाइब्रेशन उसके टैक्टिकल बूट से होता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा। अर्जुन के अंदर डर से ज्यादा एक अनजानी डिस्कवरी की भूख जाग उठी। ये जगह उसे बाहर धकेल भी रही थी और चुंबक की तरह अंदर खींच भी रही थी। उसने बाइक की स्पीड धीमी की। कुछ 100 मीटर और आगे जाने के बाद टनल का रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ। बाईं दीवार के पास एक छोटा सा हिस्सा कटा हुआ था और उस जगह के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही हल्की टिमटिमाती हुई नीली रोशनी बिखरी हुई थी। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी, इंजन बंद किया। वो भारी कदमों से उतरा। एक काले चपटे पत्थर के ऊपर कुछ रखा हुआ था। ये एक टूटा हुआ अजीबोगरीब आकार का आर्टिफैक्ट था। ये किसी ऐसी धातु से बना था जो ना तो लोहा था और ना ही पत्थर। उस धातु के ऊपर एक अजीब सा पैटर्न बना था, जैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये चीज जिंदा नहीं थी, लेकिन जैसे इसमें कोई बंद शक्ति उसके स्पर्श का इंतजार कर रही थी। अर्जुन का दायां हाथ अपने आप ऊपर उठा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस धातु के करीब पहुंची, एक अदृश्य फोर्स ने उसके हाथ को पीछे धकेला। अर्जुन ने दांत पीसे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य दीवार को चीरा और अपनी हथेली को उस ठंडी अनजानी धातु पर रख दिया। अगले ही सेकंड अर्जुन की आंखें झटके से फैल गईं। एक बहुत ही खौफनाक फोर्स महसूस हुआ। वो आर्टिफैक्ट अर्जुन की उबलती हुई एनर्जी को किसी भूखे जानवर की तरह चूसने लगा।
अर्जुन ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका हाथ हटा नहीं। वो अनजानी धातु उसकी हथेली से चिपक चुकी थी। अर्जुन की कलाई की नसें फटने को तैयार थीं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ जोर मार रहा था, लेकिन वो आर्टिफैक्ट उसे छोड़ नहीं रहा था। उसकी अपनी ही ताकत अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। अर्जुन के चेहरे पर उभरी हुई नीली नसें अचानक शांत होने लगीं। सीने के अंदर हथौड़े की तरह धड़कता हुआ दिल एक स्थिर लय में आ गया। लेकिन इस राहत की एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत थी। जैसे ही ऊर्जा खिंची, अर्जुन के दिमाग में एक भयंकर आंधी उठी। 1998 की वो खौफनाक आग, उसके पिता का धुंधला पड़ता चेहरा और वो 500 करोड़ की सल्तनत जिसे उसने लात मारी थी, सब कुछ अचानक एक सेकंड के लिए करप्ट हो गया। जैसे किसी ने उसके दिमाग से उसकी पूरी पहचान को ही बेरहमी से नोच लिया हो। मैं कौन हूं? अर्जुन के होंठ कांपे, सांसें अचानक टूट गईं। एक बेइंतहा खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। अपनी ताकत खोने का डर नहीं, अपना वजूद खोने का डर। उसके घुटने जमीन से टकरा गए। उसकी हथेली आखिरकार उस धातु से आजाद हुई और वो औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। उसकी नाक से काले खून की एक धार फूट पड़ी। कुछ सेकंड बाद वो धुंधली यादें वापस आ गईं। राहत तो मिली थी, शरीर स्थिर हो गया था, लेकिन इस अज्ञात ताकत ने अपना टैक्स वसूल लिया था। तभी उसकी नाक से टपका वो म्यूटेटेड खून सीधा उस अज्ञात आर्टिफैक्ट के ऊपर जाकर गिरा। खून की वो काली बूंद उस अनजानी धातु में सोख ली गई। पूरे टनल की हवा एक झटके में बदल गई। वो आर्टिफैक्ट अचानक एक अंधी कर देने वाली नीली रोशनी से भर गया। हवा में अजीब नीली आकृतियां उभरने लगीं। रोशनी का एक विशाल जाल हवा में तैरने लगा। अर्जुन के कदम लड़खड़ाते हुए पीछे गए। ये क्या बकवास है? अर्जुन झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा था। समझ क्यों नहीं आ रहा? ये क्या चीज है? उसका दिमाग फट रहा था। हवा में तैरती उन अनगिनत उलझी हुई रेखाओं, खौफनाक सिंबल्स और चमकते हुए बिंदुओं का एक ऐसा जाल था जिसे समझना नामुमकिन लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा नक्शा हो और वो रेखाएं कोई रास्ते हों। ये रास्ते ये धरती के तो नहीं है। इससे पहले कि अर्जुन उस खौफनाक जाल के बारे में कुछ और सोच पाता, टनल का माहौल अचानक बदल गया। जमीन के उस धातु वाले फर्श पर किसी बेहद भारी पत्थर के रगड़ने की खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे कोई सदियों पुरानी चीज अपनी जगह से उठी हो। अगले ही पल हवा अचानक कंप्रेस होने लगी, जैसे कोई विशाल वैक्यूम सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा हो। सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसा प्रेशर पैदा हुआ जो सीधे अर्जुन के कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह लगा। सामने टनल के उस घुप अंधेरे में एक विशाल परछाई उभर कर सामने आई। वो कोई जंगली जानवर नहीं था। उसका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसके आते ही हवा में एक अजीब सी सड़ांध और ओजोन की महक फैल गई। गार्डियन जाग चुका था। अंधेरे में उस परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक रुक गई। एक डेड पॉज। टनल में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जहां अर्जुन को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो विशाल आकृति हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में खड़ी होकर जैसे अर्जुन के डर को सूंघ रही थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के एक अदृश्य भारी हाथ हवा को फाड़ता हुआ सीधा अर्जुन की गर्दन की तरफ लपका। अर्जुन की इंस्टिंक्ट्स चीखीं और वो बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ झुका। हवा का एक खौफनाक झोंका उसके चेहरे को छूकर निकला, जिसमें इतनी ताकत थी कि पीछे की दीवार का भारी पत्थर झड़कर जमीन पर आ गिरा। अर्जुन के हाथों में कोई हथियार नहीं था। उसका म्यूटेशन अभी अभी स्थिर हुआ था। उसे समझ आ गया था, ये लड़ाई जीतने की नहीं थी, बस बचने की थी। अगर वो एक कदम भी चूका तो उसकी कहानी इसी अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आखिर अब क्या होगा?